हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्री फार्मुलेशंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन एवं एमॉर्फस फॉर्म के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने क्रिस्टलिनिटी के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में जो रिपीटेटिंग यूनिट्स है वो सर्कुलर है और इस सर्कुलर यूनिट को हम एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, जिसके अरेंजमेंट से हमें एक स्क्वायर स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो आउटर अपीयरेंस है वो तो स्क्वायर है, लेकिन इसमें जो रिपीटेटिंग यूनिट है वो सर्कुलर है। और अगर हम इसे एक पार्टिकल माने तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है और इसका जो आउटर अपीयरेंस है वो स्क्वायर है। तो जो आउटर अपीयरेंस होता है उसे हम क्रिस्टल हैबिट्स बोलते हैं, एवं जो रिपीटेटिंग यूनिट जिसे जो कि सर्कुलर है वो उस पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है क्रिस्टलाइन एवं सेकंड एमॉर्फस। आइए सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद एमॉर्फस के बारे में स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो इसमें जो एटम या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो रिपीटेटेड होता है 3 डायमेंशनल अरे में, या फिर हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो एटम या मॉलिक्यूल है वो अरेंज है 3 डायमेंशनल में। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट होते हैं उसी का हम यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही ड्रग को यूज करते हैं। और ये जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसको हम प्रिपेयर्ड कर सकते हैं स्लो प्रेसिपिटेशंस के द्वारा। ये जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसका जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो काफ़ी कम होता है। इसका कारण यह है कि इनके पास लो थर्मोडाइनेमिक एनर्जी होता है। यही कारण है कि इसका जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो काफ़ी लो होता है। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्रिस्टलाइन फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ड्रग को प्रिपेयर कर सकते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। जो क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी होता है इसका हम पोटेशियम या फिर सोडियम साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी गुड थेरेपेटिक रिस्पॉन्स देता है एज़ कम्पेयर टू एमॉर्फस फॉर्म। यहाँ पे जब हम पेनिसिलिन जी ले रहे हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और वो पोटेशियम साल्ट के रूप में या फिर सोडियम साल्ट के रूप में है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड में ये जो क्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट है या तो वो स्ट्राइकोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है या फिर वो नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्राइकोमेट्रिक एवं नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सब्सटेंस का उसको हम 2 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है एमॉर्फस एवं सेकंड है क्रिस्टलाइन। और ये जो क्रिस्टलाइन है इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 2 पार्ट में, जिसमें फर्स्ट है सिंगल एंटिटी एवं मॉलिकुलर एडक्ट्स। ये जो सिंगल एंटिटी होता है इसके अंदर हम पॉलीमॉर्फ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको आने वाली हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो मॉलिकुलर एडक्ट्स होते हैं ये इसमें जो एडक्ट्स है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट। आइए अब मॉलिकुलर एडक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं या उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ट्रैप करके रख लेते हैं। यही होता है मॉलिकुलर एडक्ट्स, जिसमें जो एडक्ट्स है वो लैटिन वर्ड था और इसका मतलब ही था एडिशनल प्रोडक्ट। और यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट में हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेगा जिसे हमारा जो क्रिस्टल है वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप करके रखेगा। और ये जो मॉलिकुलर एडक्ट्स होता है ये फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है नॉन स्टोइकोमेट्रिक एवं सेकंड है स्टोइकोमेट्रिक। आइए अब हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक के बारे में स्टडी करते हैं। इन क्रिस्टल में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रिस्टल के लैटिक्स में ट्रैप हो जाते हैं और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है वो स्टोइकोमेट्रिक नंबर में इंक्लूड नहीं होती है। आमतौर पर ये जो एडक्ट्स होते हैं ये अनडिजायरेबल होते हैं। इसकी जो प्रोडक्टिबिलिटी है वो कम होने के कारण इसको अवॉइड करते हैं डेवलपमेंट से। ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक एडक्ट्स है इसको फर्दर 3 भागों में
क्लासिफाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन शेप, जिसमें फर्स्ट है चैनल्स, सेकंड है लेयर्स एवं थर्ड है क्लेथरेट या केज। आइए सबसे पहले हम चैनल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। वैसे क्रिस्टल जिसमें कंटिन्यूअस चैनल्स हो और उस चैनल्स में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंक्लूडेड रहते हैं उसे हम चैनल्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो ये यूरिया फॉर्मेशन करता है चैनल्स का। वहीं बात करें लेयर्स का तो वैसे क्रिस्टल जिसमें लेयर्स प्रेजेंट हो और उस लेयर्स के बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंट्रैप्ट रहते हैं। वहीं जो थर्ड है उसके बारे में बात करें तो इसमें जो क्रिस्टल है उसके कैविटी के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंट्रैप्ट रहता है। आइए अब हम स्टाइकोमेट्रिक के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर स्पेसिफिक साइट में क्रिस्टलाइजिंग सॉल्वेंट को कंटेन किया रहता है और इसमें जो कॉम्प्लेक्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की स्टोइकोमेट्रिक नंबर होता है, मतलब इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो स्टोइकोमेट्रिक नंबर के इक्वल होता है। जबकि वहीं बात करें नॉन स्टोइकोमेट्रिक में तो उसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो नंबर था वो स्टोइकोमेट्रिक नंबर के इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इसमें उस स्टोइकोमेट्रिक नंबर के इंक्लूडेड है। इन सब के साथ ही जो स्टोइकोमेट्रिक एडक्ट्स होता है जनरली से हम सॉल्वेट के रूप में जानते हैं और यह एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर स्पेसिफिक साइट में क्रिस्टलाइजिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को कंटेन किया रहता है। इन सब के साथ ही जो स्टोइकोमेट्रिक एडक्ट है, इस स्टोइकोमेट्रिक एडक्ट में जो क्रिस्टल लैटिक्स है और इस क्रिस्टल लैटिक्स में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैप है, अगर वो वाटर है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम हाइड्रेट कहेंगे और इस टर्म को हम सेमी हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट एवं डाईहाइड्रेट के द्वारा डिस्क्राइब करेंगे। इन सब के साथ ही अगर कोई कंपाउंड अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के वाटर को कंटेन नहीं किया है तो उसे हम एनहाइड्रस कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपाउंड अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर को ट्रैप करके रखा है तो उसे हम हाइड्रेट्स बोलेंगे। अगर कोई कंपाउंड अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर के अलावा किसी अदर सॉल्वेंट को ट्रैप करके रखा है तो उसे सॉल्वेट्स बोलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के वाटर या फिर अदर सॉल्वेंट को ट्रैप करके नहीं रखा है तो उसे हम एनहाइड्रस बोलेंगे। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 1 मोल कंपाउंड अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो वाटर है वो 0 मोल होगा तो वो उसे हम एनहाइड्रस के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन वहीं बात करें हेमीहाइड्रेट के बारे में तो इसमें जो 1 मोल कंपाउंड है उसमें ½ मोल वाटर प्रेजेंट है तो उसे हम हेमीहाइड्रेट बोलेंगे। वहीं बात करें मोनोहाइड्रेट की तो इसमें 1 मोल कंपाउंड के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें अगर 1 मोल ही वाटर प्रेजेंट है तो उसमें उसे हम मोनोहाइड्रेट बोलेंगे। और वहीं बात करें डाईहाइड्रेट की तो इसमें 1 मोल कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर 2 मोल्स वाटर प्रेजेंट है तो उसे हम डाईहाइड्रेट बोलेंगे। किसी भी हाइड्रेट कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेट फॉर्म। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। यह एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे वाटर मॉलिक्यूल को ट्रैप करके रखा है, जिसको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करके रखा है। और ये आप सेकंड कंपाउंड को देख पा रहे होंगे। इस कंपाउंड में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप नहीं है। और ऐसा कंपाउंड जो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल को ट्रैप करके रखता है उसे हम हाइड्रेट कंपाउंड कहते हैं। जबकि ऐसा कंपाउंड जो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार के वाटर को ट्रैप करके नहीं रखता है उसे हम एनहाइड्रस फॉर्म कंपाउंड कहते हैं। और वो जो हमारा हाइड्रेट कंपाउंड है इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू एनहाइड्रस फॉर्म। ये जो एनहाइड्रस फॉर्म का जो कंपाउंड है इसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। इन सब के साथ ही अगर हम एनहाइड्रस कंपाउंड को इस्तेमाल करते हुए एक डोजेज फॉर्म को तैयार किए
और उस डोजेज फॉर्म को हम स्टोर किए और उस स्टोरेज टाइम में अगर वो एनहाइड्रस कंपाउंड का कन्वर्जन अगर हाइड्रेट कंपाउंड में हो जा रहा है तो वो जो हाइड्रेट कंपाउंड है उसका डिजोल्यूशंस रेट स्लो हो जाएगा, साथ ही उसका जो एब्जॉर्प्शन अमाउंट है उस ड्रग का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार हाइड्रेट फॉर्म एवं एनहाइड्रस फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं अगर डोजेज फॉर्म में, तो ये हमारे बॉडी में किस प्रकार का इफेक्ट शो करेगा। हमने सबसे पहले एम्पिसिलिन लिया जो कि एक एंटीबायोटिक है और इसको हमने दो फॉर्म में लिया है, एक है एनहाइड्रस फॉर्म एवं जो सेकंड है वो है ट्राईहाइड्रेट फॉर्म। इन दोनों ही फॉर्म में हमने एम्पिसिलिन को लिया और इसको हमने सस्पेंशन के रूप में तैयार किया और इसको जब हमने ह्यूमन में एडमिनिस्टर्ड कराया तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे यह जो ग्राफ है ये ब्लड सीरम कंसंट्रेशन एवं टाइम के बीच में है। इसमें जो हमारा कंसंट्रेशन है वो माइक्रो पर ml में है। इसमें जो हमारा रेड कलर का जो ग्राफ है वो एम्पिसिलिन का एनहाइड्रस फॉर्म में लिया था उसका ग्राफ है, जबकि जो आपको ब्लू कलर का ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो एम्पिसिलिन का जो ट्राईहाइड्रस फॉर्म था हाइड्रेट फॉर्म उसका ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एम्पिसिलिन एनहाइड्रस फॉर्म में था उसका ब्लड का जो लेवल है ब्लड सीरम लेवल वो हाई है, जबकि ट्राईहाइड्रस फॉर्म में जो हमने एम्पिसिलिन एडमिनिस्टर्ड कराया था उसका ब्लड सीरम लेवल काफ़ी लो है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा जो डोजेज फॉर्म है अगर ये एनहाइड्रस कंपाउंड से बना होगा तो उसका जो ब्लड सीरम लेवल रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है कंपाउंड का उसका जो एक्वस सॉल्युबिलिटी होता है वो काफ़ी हाई होता है। यही कारण है कि जब हमने एम्पिसिलिन को एनहाइड्रस फॉर्म में दिया सस्पेंशन बनाकर तो उसका जो ब्लड सीरम लेवल है वो काफ़ी हाई है। ये जो हमारा एमॉर्फस फॉर्म होता है इसके जो एटम या मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम अरेंज होते हैं और ये जो हमारा एमॉर्फस फॉर्म है इसको हम प्रिपेयर्ड कर सकते हैं 3 मेथड के द्वारा, जिसमें फर्स्ट है रैपिड प्रेसिपिटाइजेशन, सेकंड लायोफिलाइजेशन एवं थर्ड रैपिड कूलिंग मेथड। इन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम एमॉर्फस फॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो हमारा एमॉर्फस फॉर्म होता है इसके पास हाई थर्मोडायनेमिक एनर्जी होता है, जिसके कारण इसकी जो सॉल्युबिलिटी रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है। आइए अब हम एमॉर्फस फॉर्म के कुछ एडवांटेज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एमॉर्फस फॉर्म होता है इसके पास हाई थर्मोडायनेमिक एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसके पास हाई थर्मोडायनेमिक एनर्जी होने के कारण इसका जो सॉल्युबिलिटी है एवं जो डिजोल्यूशन रेट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। आइए अब हम एमॉर्फस फॉर्म के डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये जो हमारा एमॉर्फस फॉर्म है अगर हम इसको इस्तेमाल करते हुए एक डोजेज फॉर्म को तैयार करते हैं तो ये जो एमॉर्फस फॉर्म है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज करे, और जब ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज करता है तो जिसके कारण हमारे ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और ये जो चेंजेस होता है ये थर्मोडायनेमिक एनर्जी के कारण होता है, क्योंकि जो एमॉर्फस फॉर्म होता है इसके पास हाई थर्मोडायनेमिक एनर्जी होती है, जिसको इस्तेमाल करते हुए एमॉर्फस फॉर्म अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज करता है। और अगर एमॉर्फस फॉर्म थर्मोडायनेमिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए स्टेबल फॉर्म में चेंज हो गया तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज होगा एमॉर्फस फॉर्म का, क्योंकि इसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एमॉर्फस फॉर्म है ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज करता है, और ये जो प्रोसेस होता है या तो वो बल्क प्रोसेसिंग के दौरान या फिर डोजेज फॉर्म में ये अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में चेंज कर सकता है।